नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी महत्वपूर्ण होगा, जो आपका लोअर पीसीएस होगा, अपर पीसीएस होगा, उन सभी परीक्षाओं की, चाहे आरओ हो जाए, एआरओ हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, ठीक है, एसआई हो जाए, कांस्टेबल हो जाए, उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं। हम कवर कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल, और उत्तराखंड के भूगोल में हमारा आज भाग नंबर 3 है, ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, भाग 3 है, जिसमें हम जो उत्तराखंड का ड्रेनेज सिस्टम है, जो उत्तराखंड का क्या है, अपवाह तंत्र है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं। हमने यमुना टॉन्स तंत्र जाना, ठीक है, और भागीरथी अलकनंदा टॉन्स तंत्र जाना, ठीक है, सॉरी, भागीरथी अलकनंदा प्रवाह प्रणाली और यमुना टॉन्स प्रवाह प्रणाली के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। हमने बताया कि यमुना, ठीक है, यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक 1384 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, लेकिन उत्तराखंड में कुल 136 किलोमीटर बहती है। उत्तराखंड में कुल 136 किलोमीटर बहती है। और हमने बताया था इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो टोंस है। टोंस क्या, यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाता है। और कहाँ पे, देहरादून के डांगपत्तर कालसी के नामक स्थान पे इसमें क्या करता है, संगम बनाता है, ठीक है। तो हमने यमुना टॉन्स प्रवाह प्रणाली जाना था। हमने उसके बाद आपको क्या, अलकनंदा भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा हमने कहाँ से, आपने बताया था सर, अलकनंदा सतोपंत हिमानी से, ठीक है, धौली गंगा, विष्णु गंगा हो गया, ठीक है, पिंडर हो गया, ठीक है, इन और मंदाकिनी हो गया, इन सभी नदियों का जल लेके ये देवप्रयाग पहुंचती है। और पश्चिम से आपका क्या, भागीरथी, कहाँ से, गंगोत्री से, ठीक है, जो गंगा के रूप में जानी जाती है, गंगोत्री से। इन दोनों का संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से गंगा के रूप में जानी जाती है। तो हमारे 2 भाग कंप्लीट हो गए थे। आज हम तीसरा भाग करेंगे, जिसमें हम किसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमने देवप्रयाग तक का सफर तय कर लिया था। अब देवप्रयाग से आगे जो भागीरथी और अलकनंदा गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसमें जो छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। इसके जो सहायक नदियां हैं, इस पे महत्वपूर्ण जो क्या है परियोजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। और कौन सी नदी कितना जल गंगा में लाती है, उन सभी फैक्ट हम आज चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। तो आइए जानते हैं गंगा प्रवाह प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है, गंगा प्रवाह प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण जो उप प्रणाली है वो कौन सी है, नयार उप प्रणाली है, ठीक है। कौन सी है, नयार नदी उप प्रणाली है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी एवं पूर्वी नयार का जल क्या होता है, संग्रहित होता है। सर हमने बताया जो उत्तराखंड में गंगा प्रवाह प्रणाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो सर हमने बताया कि नयार उप प्रणाली है, ठीक है। इसके अंतर्गत यह पश्चिमी एवं पूर्वी नयार का जल संग्रहित करती है। गंगा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपका नयार। तो नयार की भी 2 धाराएं हैं, एक पश्चिमी नयार हो गया, एक पूर्वी नयार हो गया, ठीक है। इन दोनों का इसमें जल क्या होता है, संग्रहित होता है, ठीक है। नयार उप प्रणाली के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जनपद का अधिकांश भाग आता है, ठीक है। जो नयार उप प्रणाली है इसमें अधिकांश जो भाग आता है गढ़वाल मंडल के पौड़ी गढ़वाल जनपद का अधिकांश भाग आता है। पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों नयार नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, सर हमने बताया कहाँ से होता है, दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, मुझे बताइए फटाफट, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सर हमने बताया जो पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, दूधातोली पर्वत श्रेणी से हुआ है, ठीक है। वहीं पश्चिमी नयार अपने उद्गम स्थल से सर्वप्रथम उत्तर दिशा की ओर बहती है। जैसे पश्चिमी नयार जन्म लेती है कहाँ से, दूधातोली पर्वत श्रेणी से, तो यह सर्वप्रथम उत्तर दिशा में बहती है, सर्वप्रथम उत्तर दिशा में बहती है। लेकिन तुरंत ही पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम दिशाओं लगभग 77 किलोमीटर की यात्रा कर सतपुली के समीप भटकोली नामक स्थान पर पूर्वी नयार की दाहिनी ओर से मिल जाती है। सर महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, हमने बताया कि जैसे ही पश्चिमी नयार क्या होती है, उद्गम अपने दूधातोली पर्वत श्रेणी से नीचे उतरती है, तो सर्वप्रथम यह उत्तर पश्चिम
पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन तुरंत बाद पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम दिशाओं लगभग कितना 77 किलोमीटर सर 77 किलोमीटर यात्रा करके कहाँ पे सतपुली के समीप भटकोली नामक स्थान है। ठीक है, सतपुली के समीप क्या भटकोली नामक स्थान है, वहां पर पूर्वी नयार के दाहिने ओर से मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि जो पश्चिमी नयार है किस स्थान पर पूर्वी नयार के साथ मिलती है, आपने बोला सर सतपुली के समीप भटकोली नामक स्थान पे किसके साथ पूर्वी नयार में दाहिने ओर से मिल जाती है। ठीक है, तो आपने जाना पश्चिमी नयार पूर्वी नयार में मिल गई कहाँ पे भटकोली नामक स्थान पे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे पूर्वी नयार के बारे में। तो पूर्वी नयार अपने उद्गम स्थल से सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम दिशा में थैलीसैंण के समीप स्थित कैन्यून नामक स्थान पर प्रवाहित होकर दक्षिण की ओर कहाँ पे खाटली पट्टी सीमा का अनुसरण करते हुए एकाएक पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। अंततः लगभग 129 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पश्चिमी नयार में मिल जाती है। देखो 129 किलोमीटर की यात्रा क्या करती है, तय करती है पूर्वी नयार कहाँ से, थैलीसैंण होते हुए कैन्यून नामक स्थान से कहाँ खाटली पट्टी सीमा का अनुसरण करते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और टोटल कितना कुल 129 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। ठीक है, तो सर हमने बताया सतपुली के पास दोनों नयार परस्पर सम्मिलित रूप से नयार नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमने बताया पश्चिमी नयार 129 किलोमीटर बह के आई कहाँ से, दूधातोली पर्वत से, और पूर्वी नयार कितना किलोमीटर आप मुझे फटाफट बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, पूर्वी नयार 129 किलोमीटर और पश्चिमी नयार कितना 77 किलोमीटर। हमने आपको बताया था कि पश्चिमी नयार जो ये पश्चिमी नयार है ये 77 किलोमीटर है और पूर्वी नयार कितना 129 किलोमीटर प्रवाहित होती है, और दोनों ये कहाँ सतपुली नाम पे सतपुली के स्थान पे क्या होती है, दोनों संगम करती हैं और आगे ये नयार के नाम से जानी जाती है। और 32 किलोमीटर ब्यास घाटी और ब्यास घाटी के बाद ये गंगा में मिल जाती है। सर समझ गए जो नयार उपप्रवाह तंत्र है। ठीक है, पूर्वी नयार है पश्चिमी नयार है, दोनों का उद्गम कहाँ से होता है, दूधातोली पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, पश्चिमी नयार 77 किलोमीटर और पूर्वी नयार 129 किलोमीटर प्रवाहित होकर सतपुली नामक स्थान पे क्या होती हैं, संगम करती हैं और वहां से नयार के रूप में जानी जाती हैं। और 32 किलोमीटर तय होने के बाद ब्यास घाटी और वहां से गंगा में ये मिल जाती है। तो आइए आगे आप चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। दून घाटी की ओर गंगा नदी में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य सहायक नदी है सोंग तथा सुसवा है। सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से दून घाटी की ओर गंगा नदी में प्रवाहित होने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन सी है, आपको दे देगा 4 ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं सर जो दून घाटी है उसमें गंगा नदी में प्रवाहित होने वाली जो मुख्य सहायक नदी है उसमें सोंग और सुसवा है। ठीक है, स्टार लगा लेना है। और दून घाटी के पूर्वी घाट का जो जल ग्रहण करके दक्षिण पश्चिम दिशावत गंगा नदी के दाहिने ओर से यह मिलती है। सोंग नदी सिरकंडा शिखर यानी 2626 मीटर। ठीक है, सोंग नदी का अगर हम उद्गम बोलूं कहाँ से सोंग नदी आती है, तो सोंग नदी सिरकंडा शिखर से 2626 मीटर की हाइट से निकलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए माल देवता के समीप क्या होती है, अनुप्रस्थ गार्ज से गुजरती है ये। ठीक है, माल देवता के समीप से अनुप्रस्थ गार्ज से गुजरती है और सोंग नदी माल देवता के समीप बाईं ओर से बाल्दी नदी में मिल जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सर जो सोंग नदी है माल देवता के समीप किस नदी में मिलती है, तो बाल्दी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, सर सोंग नदी है। माल देवता के समीप कहाँ पे, बाल्दी नदी में मिल जाती है, तो उस हिसाब से बाल्दी की एक सहायक नदी हो गई। ठीक है, सोंग नदी का उद्गम स्थल हमने बताया सर सिरकंडा शिखर, कितना हाइट, तो हाइट भी आपको याद रखना है 2626 मीटर। ठीक है, वहां से बहते हुए ये माल देवता के समीप अनुप्रस्थ गार्ज का निर्माण करती है और कहाँ, माल देवता के समीप बाईं ओर से बाल्दी नदी में मिल जाती है। ठीक है सर, आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। और हम अभी पूरा जो ये प्रवाह तंत्र है नयार प्रवाह तंत्र हमने जान लिया, उसके बाद हम गंगा के जो प्रवाह तंत्र है उसे विथ मैप से समझेंगे। ठीक है, सोंग की दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी पूछेगा तो कौन सी है, बिलंदना रो है, कौन सी है सर, महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से बिलंधना रो किसकी सहायक नदी है, तो ये सोंग नदी की सहायक नदी क्या है, बिलंधना रो है। सुसवा नदी ओगलवाल नामक स्थान से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। हरिद्वार जनपद में गंगा
से दाहिने ओर से मिलने वाली जो नदी है वो सोलानी नदी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने क्या बताया, जो सोंग नदी है उसकी दूसरी महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो बिलंधना रो है। ठीक है, और जो सुषमा नदी है वो कहाँ से, ओगलवाल नामक स्थान से निकलती है, दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर गंगा नदी में मिल जाती है। जब गंगा हरिद्वार में, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो दाहिने ओर से मिलने वाली जो नदी है वो सोलानी नदी है। सर कौन सी नदी है, आपने बोला सोलानी नदी है। ठीक है, जो मोहंड के पास से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में क्या होती है, गंगा से मिलती है। उसके बाद रोतामोऊ इसकी एकमात्र सहायक नदी है। रोतामोऊ भी क्या है, इसकी एकमात्र सहायक नदी है जो लंढोर के समीप सोलानी में मिल जाती है। और बाण गंगा भी इसकी क्या है, एक अन्य सहायक नदी है। तो सर ये गंगा में जो मिलती हैं हरिद्वार तक, उन नदियों के बारे में हमने परिचर्चा की है। अब हम जानेंगे जो मैप है, जो मानचित्र है आपके लिए, जो नदी का एक मानचित्र बनाया हुआ है उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो हमने बताया जो सोंग नदी है दून घाटी कहाँ से, सिरकंडा शिखर से, सिरकंडा शिखर से 2626 मीटर प्रवाहित होती है। और सोंग नदी की एक सहायक नदी क्या है, बिलंधना रो है। ठीक है, आप देख सकते हैं बिलंधना रो है। सोंग नदी और जो बिलंधना रो है ये सुसवा नदी में अपना जल ले जाती है और माल देवता के समीप क्या होती है, ये संगम करती है। वहाँ से आगे ये बाल्दी नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, वहाँ से आगे किस रूप में जानी जाती है, बाल्दी रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करूँ, हमने बताया कि बाल्दी नदी के आगे हमने बताया सोलानी नदी गंगा नदी में एक सहायक नदी है जो किस ओर से मिलती है, आप मुझे बताएंगे फटाफट। तो जो सोलानी नदी है ये मोहंड पास, यानी मोहंड पास से क्या होती है, निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ इसमें जैसे बाण गंगा हो गया, रोतामोऊ हो गया। ठीक है, ये कहाँ, लंढौर के समीप इसमें क्या करती है, संगम करती है और हरिद्वार में मिल जाती है। हरिद्वार में क्या, रोतामोऊ और बाण गंगा मिल जाती है। जो किसकी सहायक है, आपने बताया सर सोलानी नदी की सहायक है। और सोलानी नदी कहाँ से निकली है, आपने बताया सोलानी नदी मोहंड पास से निकली हुई नदियां हैं। इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू बताइए, नहीं तो हम आगे परिचर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाइए। तो सर आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं और व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। तो कुमाऊं हिमालय के दक्षिण मध्यवर्ती क्षेत्र में अनेक प्रवाहित नदियां, तो आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो हमने जाना कि जो नयार नदी है, चाहे वो पूर्वी नयार हो जाए या पश्चिमी नयार हो जाए, ठीक है, वो नयार का रूप लेती है। और धीरे धीरे गंगा का निर्माण कैसे होता है, गंगा नदी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हरिद्वार में जो आप अपने पापों को धोने जा रहे हो, तो गंगा नदी देखिए कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, ये अलकनंदा के रूप में, भागीरथी के रूप में, ठीक है, कहाँ से, सतोपंत हिमानी, और कहाँ से, गंगोत्री हिमानी से देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इसमें क्या, इसका नाम गंगा पड़ता है। आगे क्या, ये नयार के साथ मिलती है, हमने बताया विथ मैप के साथ परिचर्चा करते आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे परिचर्चा कर लेते हैं। कुमाऊं हिमालय के दक्षिण मध्यवर्ती क्षेत्र में अनेक प्रवाहित नदियां हैं जो अनेक उप प्रवाह के माध्यम से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का जल क्या करती है, संग्रहित करती है। और दक्षिण में गंगा के ऊपर मैदानी क्षेत्रों की ये प्रमुख क्या है, जो दक्षिण में हमने बताया जो गंगा नदी की जो प्रमुख मैदानी क्षेत्र में नदियां हैं, उनमें जो सबसे पहली नदी है सर वो क्या है, रामगंगा है। सबसे पहली कौन सी नदी है, आपने बोला सर रामगंगा नदी है। तो आइए अब जानेंगे रामगंगा के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड क्षेत्र में गंगा नदी की सर्वप्रथम सहायक नदी कौन सी है, आप मुझे बताना सर्वप्रथम सहायक नदी कौन सी है, फटाफट बताइए कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी, आप मुझे बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं रामगंगा के बारे में। ठीक है, रामगंगा का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, ठीक है, इसके जो क्या है, किस किस क्षेत्र से प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो रामगंगा दूधातोली पर्वत श्रेणी के चौखर खाल, ठीक है, या चोर खाल धार, दो चीजें हैं, कहीं आपको चोखर खाल मिलता है, ये आपका क्या होगा, चोर खाल धार। ठीक है, चोर खाल धार तथा खाकर खेत के समीप से रामगंगा की शीर्ष सहायक शाखाएं निकलकर रामगंगा पूर्व की ओर महल चौड़ी के समीप अल्मोड़ा जनपद
में प्रवेश करती है। तो दूधातोली पर्वत श्रेणी के कहाँ से, चोरखाल ढारियाँ खाकर खेत के समीप से रामगंगा निकलती है, उसकी एक शाखा निकलती है और ये महलचोड़ी के समीप से अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है, अल्मोड़ा अपने आप में, ठीक है, बाल मिठाइयों का घर, ठीक है, विभीषण नगरी हो गया, ताम्र नगरी हो गया, ठीक है, तो वहीं अल्मोड़ा में क्या करती है, प्रवेश करती है। चौखुटिया हो गया, मासी हो गया, भिक्यासैंण हो गया, ठीक है, इन 3 क्षेत्रों में होते हुए यह क्या करती है, पुनः पौड़ी गढ़वाल के देवान नामक स्थान में प्रवेश करती है। देखो रामगंगा का उद्गम तो होता है दूधातोली पर्वत श्रेणी से, कहाँ से, हमने वहाँ से बताया सर चोरखाल ढार से, ठीक है, फिर हमने बताया यहाँ खाकर खेत के समीप से रामगंगा की एक सहायक शीर्ष नदी निकलती है और यह क्या होती है, यह प्रवाहित होते हुए महलचोड़ी के समीप पहुँचती है और अल्मोड़ा जनपद में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर अल्मोड़ा जनपद में हमने बताया चौखुटिया हो गया, मासी हो गया, भिक्यासैंण हो गया, ये 3 क्षेत्रों को क्या करती है, रामगंगा कवर करती है, अपने जल से क्या करती है, वहां पे सिंचित करते हुए ये पुनः पौड़ी गढ़वाल के देवान नामक स्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी शिवालिक नदी कौन है, मंडाल लोहारचौड़ के पास रामगंगा में मिल जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ मंडाल क्या है, मंडाल लोहार क्या है, पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी शिवालिक नदी है। पूछ लेगा कि पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी शिवालिक नदी कौन सी है, आपने बोला सर मंडाल नदी है जो लोहारचौड़ के पास रामगंगा में मिल जाती है। इससे नीचे की ओर कुछ दूरी पर पलानी नदी या पाटलीदुन, ठीक है, पलानी नदी पाटलीदुन में प्रवाहित होते हुए बुकसर नामक स्थान पर किसके साथ मिल जाती है, सर आपने बोला रामगंगा के साथ मिल जाती है। अभी हम डायग्राम से जो आपका मैप है उससे और भी अच्छे से तरह से क्या करेंगे, इस प्रवाह तंत्र को और भी तरह हम क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसके पश्चात दक्षिण में कालागढ़ के भाबर क्षेत्र में, ठीक है, हमने आपको जब उत्तराखंड का हमने भौगोलिक विस्तार आपको बताया हुआ था, हमने बताया था जो बृहद हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय या बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, ठीक है, शिवालिक हिमालय है। शिवालिक के बाद हमारा क्या आता है, हमारा भाबर क्षेत्र आता है, भाबर के बाद हमारा तराई हो गया, तराई के बाद आपका गंगा का मैदान आ गया, ठीक है। तो हमने इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा की है। तो क्या बोल रहा है कि यह क्या होती है, कालागढ़ के भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है और बिजनौर जनपद में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। वर्तमान में इस नदी पर कालागढ़ बांध स्थापित है। सर स्टार लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर कालागढ़ बांध स्थित है, आप मुझे बताना, आप कमेंट में बताना किस नदी के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो आपने बताया सर रामगंगा नदी पे क्या है, कालागढ़ बांध स्थापित है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिर बन गया, फिर पुटअप हो गया आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको की पॉइंट क्या करने हैं, इन्हें अपने मस्तिष्क में इनका क्या करना है, निर्माण करना है। फिर आगे परिचर्चा करेंगे। तो रामगंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों की बात करें तो उसमें बिनो नदी है, बिनो नदी है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कि रामगंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में कौन सी, बिनो नदी आ जाती है। कौन सी नदी आ जाती है सर, बिनो नदी आ जाती है, ठीक है। बिनसर देवता कहाँ से आती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, तो बिनसर देवता 2560 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 2560 मीटर की ऊंचाई नामक पर्वत से निकलकर पौड़ी गढ़वाल के पूर्वी ढलान के जल को समेटते हुए लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हुए देघाट के पश्चात दक्षिणवत होते हुए कहाँ, बूढ़ा केदार के पास पहुंचती है और रामगंगा में दाईं ओर से मिल जाती है, ठीक है। सर रामगंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदी पूछेंगे तो बिनो नदी है, कहाँ से, बिनसर देवता पर्वत से यह क्या होती है, इसका उद्गम होता है पौड़ी का द्वार होते हुए ये कहाँ 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी और अपना जल को ले जाता है, फिर वहां से ये पुनः कहाँ, बूढ़ा केदार के पास पहुंचती है और रामगंगा में दाईं ओर से मिल जाती है, ठीक है। सर आइए नेक्स्ट जानते हैं बिनो नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां। तो जैसे रामगंगा की सहायक नदी बिनो हमने बताया, अब बिनो की भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां का जल लेके ही ये रामगंगा के पास पहुंची हुई है, ठीक है। तो देखो इसमें जो बिनो नदी की जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं उसमें मसानगढ़ी नदी हो गया, ठीक है, बसोलागाड़ हो गया, ठीक है, बाये गधेरा हो गया, जुनिया गधेरा हो गया, गुन्ना गधेरा आदि। पहाड़ में जो नदी की छोटी रूप होती है उसे गधेरा बोलते हैं, ठीक है, आप भली भांति परिचित हैं। तो वही गधेरा, बायो गधेरा, जुनिया गधेरा तथा गुन्ना गधेरा और उसके साथ बसोलागाड़ और मसानगढ़ी गाड़ आदि इसके क्या हैं, प्रमुख क्या हैं, सहायक नदियां
नदियाँ हैं, आइए जानते हैं मैप के अनुसार आपके मस्तिष्क में निर्माण करते हैं। तो रामगंगा तो हमने बताया, रामगंगा कहाँ से, दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकला। तो उसमें रामगंगा की जो महत्वपूर्ण क्या है, एक सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है बीनो नदी। बीनो नदी है, बीनो नदी हमने बताया कहाँ से, बीनो नदी हमने बताया बिनसर देवता पर्वत से बीनो नदी का उद्गम स्थान होता है। और इसकी सहायक नदियाँ बसोला गाड़ हो गया, मसानगढ़ी हो गया, ठीक है, और गुन्ना गधेरा हो गया, जुनिया गधेरा हो गया, बायो गधेरा हो गया, ये सब किसकी हैं, ये बीनो नदी की सहायक है। बीनो नदी अपने साथ इन 5 छोटी छोटी गधेरों का जल लेके रामगंगा में कहाँ, बूढ़ा केदार के पास पहुंच जाती है। और बूढ़ा केदार से आगे ये क्या, रामगंगा के नाम से जानी जाती है, और उसी पे कालागढ़ बांध भी बना हुआ है, ठीक है। सर देखो आपके लिए, देखो दाएं से बायां क्रम क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ये दायां बायां जो सीरीज है ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये मैप बनाया हुआ है, ये 4 से 5 किताबों का कलेक्शन है। ये प्रत्यक्ष रूप से अगर जमा किया होता, वहां जाके इन नदियों का गधेरा, मैं वहां जाके प्रत्यक्ष रूप से इनका सर्वे करके आया होता, तो मैं आपको इसे बता देता कि कौन दाएं से मिली है, कौन बाएं से मिली है। किताबों में ये अभाव है कि कौन सी दाएं से है, कौन सी बाएं से है, तो इन्हें नहीं पूछेगा, ठीक है। जो चीजें त्रुटिपूर्ण है, जिनके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उन्हें नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, बीनो नदी के सहायक नदियां होंगे। बीनो नदी बूढ़ा केदार के पास किसके, रामगंगा के साथ मिलती है, और आगे रामगंगा के रूप से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक फैक्ट आपके लिए है, गगास नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर भिक्यासैन के पास रामगंगा में मिल जाती है। सर जैसे बीनो नदी रामगंगा की एक सहायक नदी है, वैसे ही गगास नदी भी क्या है, इसकी एक सहायक नदी है। कहाँ पे, ये कहाँ, भिक्यासैन, ठीक है, भिक्यासैन, अल्मोड़ा भिक्यासैन। भिक्यासैन कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है, रानीखेत में है, बताना मुझे आप, फटाफट आपका आंसर चाहिए, ठीक है। भिक्यासैन जो है कहाँ है, अल्मोड़ा में पड़ेगा या रानीखेत में पड़ेगा, फटाफट आपका आंसर मुझे चाहिए। तो भिक्यासैन के पास रामगंगा नदी पे कौन सी नदी मिलती है, गगास नदी मिल जाती है रामगंगा में, ठीक है। सर नेक्स्ट है रवासन नदी है, तो रवासन नदी के बारे में जान लेते हैं। उद्गम होता है खैर पोखरी डांडा से, ठीक है, 1130 मीटर की ऊंचाई खैर पोखरी डांडा से। और रवासन नदी को ऊपरी मार्ग में इसे सतेड़ नदी भी कहते हैं। जो रवासन नदी का ऊपरी मार्ग है वहाँ इसे सतेड़ नदी के रूप में जाना जाता है। इसकी सहायक नदी, रवासन नदी की सहायक नदी कौन सा है, झरपानी है। झरपानी है, लालडांड के समीप भाबर में प्रवेश करती है। जो रवासन नदी है ये किसकी, ये झरपानी की नदी को अपने साथ लेके उसके जल को संग्रहित करके लालडांड के पास समीप क्या हो जाती है, भाबर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ताजवाला के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। ताजवाला के पास ये कहाँ, रवासन नदी किस में, गंगा नदी में मिल जाती है। सर नेक्स्ट है देखो सिगड्डी सोत नदी, ठीक है, सिगड्डी सोत नदी के बारे में। तो जो सिगड्डी सोत नदी है ये 2 शाखाओं से मिलकर बना है, एक बडोल सोत हो गया, एक रोधा नाला हो गया। इन दोनों परस्पर शाखाओं से मिलने से किसका, सिगड्डी सोत नदी का क्या होता है, जन्म होता है। भाबर क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए बिजनौर जनपद में इस नदी को कोटावली रो के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड से वह कौन सी नदी प्रवाहित होती है जिसे बिजनौर जनपद में क्या, कोटावली रो नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सी नदी है, हमने बताया सिगड्डी सोत नदी है, जो 2 धाराओं से मिलकर बना है, बडौल सोत और रेघा नाला, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट है आपके लिए मालिन नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से होता है, चंडी खाल। हाइट पूछेगा तो 1429 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है। मालिन लुंगरी स्थान के पूर्व पश्चिम दिशा में प्रवाहित होके जहां पर श्यालगाड़ उत्तर की ओर से आकर मालिन नदी में मिल जाती है। आपसे पूछेगा कि मालिन नदी में उत्तर ओर से मिलने वाली सर्वप्रथम नदी कौन सी है, आपने बताया शालगाड़ उत्तर की ओर से मिलती है और मालिन नदी में मिल जाती है। अगर मालिन नदी की अन्य सहायक नदियों की बात करें सर, इसका चोंडली सोत हो गया, चखेर डांडा हो गया, ठीक है, ये इनकी क्या है, अन्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। आइए अब आगे चर्चा कर लेते हैं। गढ़वाल भाबर में अनेक ग्रामों से होते हुए मालिन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर क्या, नजीबाबाद तथा मंडावर होते हुए खाली के पास, ठीक है, खाली के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सर आपने बताया कि जो कौन सी नदी है, बताइए मुझे, मालिन नदी है, ठीक है। हमने बताया कि मालिन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर नजीबाबाद हो गया, मंडावर हो गया, वहां होते हुए खाली के पास किसमें, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और उसी बीच में गढ़वाल भाबर के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली अन्य नदिकाएं भी हैं, जिसमें मिथावाली सोत हो गया, ठीक है, सरकारा सोत हो गया, और कौन सी है, पीली नदी होगी, ठीक है, पांडुवाली सोत होगी, ठीक है, जो क्या गंगा रसावन के मध्य बहती है, चमारिया सोत
होगी और जसपुर सोत तथा तैली सोत, ठीक है, ये सब किसकी हैं, ये किस में, ये गढ़वाल भाबर के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली क्या है, प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट नदी है आपके लिए क्या है, सुखरो नदी है। सुखरो नदी कहाँ से उद्गम होता है, शिवालिक पर्वतमाला से, ठीक है। वहाँ के शिवालिक पर्वतमाला के रामडी श्रेणी से 420 मीटर की हाइट से, ठीक है। सहायक नदी कौन सी है, सरिता कौन सी है, आपने बोला सर रिगरी सोत है, ठीक है। और जो क्या है, जो सुसरो नदी है बिजनौर जनपद में खोह नदी में मिल जाती है। सर याद रखना कि सुसरो नदी किस में, बिजनौर में, किस में, बिजनौर जनपद के खोह नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की अगर बात करूँ, सुसरो नदी की सहायक की स्रोत, सहायक नदी की बात करो तो रिगरी स्रोत है, ठीक है। रिगरी स्रोत कोटद्वार से पूर्व ही पनियाली सुरक्षित वन क्षेत्र के मुख्य रूप नदी में मिल जाती है, ठीक है। सर अब नेक्स्ट नदी आपके लिए खोह नदी, लंगूरगाड़ भी बोलते हैं, इसे सिलगाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। गाड़ मतलब गधेरा, नदी होती है पहाड़ी में, इसे गाड़ बोलते हैं। तो खोह नदी हमने बताया, खोह नदी में कौन सी मिली थी, हमने अभी आपको बताया खोह नदी में क्या, जनपद बिजनौर जनपद में खोह नदी में कौन सी, सुखरो नदी मिली थी, ठीक है। तो वही खोह नदी को लंगूरगाड़ तथा सिलगाड़ भी बोलते हैं। खोह नदी की ऊपरी शाखा है, यह खोह नदी की ऊपरी शाखा है। दुगट्टा में एक दूसरे से मिलकर खोह नदी कहलाती है। लंगूरगाड़ देखो द्वारिखाल के दक्षिणी प्रांत से हुआ है। कोटद्वार नगर में उत्तर पूर्व में भाबर क्षेत्र में यह प्रवेश करती है लंगूरगाड़। अंत में ये दो नदियां बिजनौर जनपद के नगीना तथा धामपुर नामक स्थानों से होते हुए कहाँ, हफीजाबाद के समीप किसमें, रामगंगा में मिल जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी तो बताइए, नहीं तो हम जानेंगे अब गढ़वाल भाबर के क्षेत्र में जो प्रमुख सरिताएं बहती हैं उसमें स्नेह नदी है, चोरपानी सोत है, ठीक है, धौलखंड सोत है, धारा नदी है, बनोली नदी है, कोटरी रो है। तो ये गढ़वाल भाबर के इसी क्षेत्र में क्या है, अन्य सरिताएं हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी के बारे में, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आप मुझे बताएंगे फटाफट। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, ठीक है। गढ़िया देवी मंदिर किस नदी के तट पे है, फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। तो जो कोसी नदी है बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग विचलन के लिए कुख्यात नदी है कोसी नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है, बागेश्वर जनपद के दक्षिणवर्ती भाग से के में स्थित धारपानी धार से, ठीक है। हाइट कितनी है, 2500 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। बागेश्वर जनपद के दक्षिणवर्ती भाग में स्थित धारपानी धार से निकलती है और पूर्वी ढाल से होते हुए यह प्रवाहित होती है, जिसमें देवगाड़, मिनौरगाड़, ठीक है, सुमारीगाड़ कोसी नदी की ऊपरी सहायक नदियां हैं। सर कोसी नदी कहाँ से निकली, आपने बोला कि बागेश्वर जनपद के दक्षिणवर्ती भाग में स्थित धारपानी धार 2500 मीटर से इसका उद्गम होता है और इसमें देवगाड़, बिनौरगाड़, ठीक है, सुमारीगाड़ आदि इसकी क्या है, ऊपरी सहायक नदियां हैं। बिहार का शोक कहा जाता है, मार्ग विचलन के लिए कुख्यात है, ठीक है। कोसी नदी रनामन गांव तक दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे आप कौसानी से आगे आगे समेश्वर से आगे आओगे तो आपको रनामन गांव मिलेगा, ठीक है। कौसानी से आगे, समेश्वर से आगे शायद, हाँ शायद समेश्वर से आगे ही है ये रनामन गांव, ठीक है। तो रनामन गांव में प्रभावित होते उसके पश्चात अल्मोड़ा नगर में कुछ दूर तक उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होती है, उसका अनुसरण करती है। और कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। सर स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा कि किस नदी को कुमाऊं में, किस नदी घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। तो कुमाऊं में किस, कोसी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप क्या करना है, स्टार लगा लेना है, ठीक है। अब जान लेते हैं कोसी नदी की प्रमुख सहायक सरिताएं जान लेते हैं। हमने बताया सुयाल हो गया, हलकुला हो गया, खैन्ना हो गया, मुवानी गदेरा, कलुआ गाड़, घिरौली गाड़, काली गाड़, कुच गाड़ आदि क्या है, इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। मध्य एवं निम्नवर्ती घाटी में इससे मिलती हैं और उत्तर प्रदेश में रामगंगा में मिल जाती है। कौन सी, आपकी कोसी नदी। तो आइए जान लेते हैं कोसी नदी के बारे में बात करते हैं। तो धारपानी धार से उद्गम होता है बागेश्वर 2500 मीटर की ऊंचाई में। तो इसकी जो क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें सुयान नदी मिलती है, ठीक है। अल्मोड़ा किन दो नदियों के मध्य, आपने बोला कोसी और सुयान नदियों के मध्य बसा हुआ अल्मोड़ा है, ठीक है। सुयान नदी, हलकुला गधेरा, खैन्ना हो गया, मोवाली गधेरा, कलुआ गाड़ हो गया, घिरौली गाड़ हो गया, काली गाड़ हो गया, कुच गाड़ हो गया। और इसकी ऊपरी कुछ सरिताएं हैं, देवगाड़, मिनौरगाड़ और खुमारी गाड़। ये क्या है, इसकी ऊपरी क्या है, कुछ सरिताएं हैं। अल्मोड़ा, खैन्ना और नैनीताल
कुल 168 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद ये कहाँ रामनगर में प्रवेश करती है और रामनगर में गर्जिया जो मंदिर है किसमें, कोसी नदी के तट पर है, बिहार का शोक कहा जाता है और आपको पता है कि मार्ग फिसलन के लिए जाना जाता है। सर की पॉइंट है आपके लिए, अल्मोड़ा नैनीताल उधम सिंह नगर में कितना 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर से ये बाहर हो जाती है। ठीक है, सुल्तानपुर से ये बाहर हो जाती है। ठीक है सर, महत्वपूर्ण क्या है, गौला नदी। गौला नदी हल्द्वानी की नदी है, आपको पता है। ठीक है, उद्गम नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से। कहाँ से गौला नदी, पहाड़ पानी नामक स्थान से होता है। इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है जमरानी बांध किस पे प्रस्तावित था, अब बन रहा है, तो इसी गौला नदी पे जमरानी बांध स्थित है। ठीक है, हल्द्वानी शहर किस नदी के किनारे है, आपने बोला गौला नदी के पास स्थित है। ठीक है, रानीबाग के समीप दक्षिणवर्ती होकर भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है। रानीबाग से दक्षिणवर्ती होती है और भाबर क्षेत्र में गौला नदी प्रवेश करती है। मुख्य सहायक नदियाँ इसमें कालसा हो गया, घटगाड़ हो गया, भीमताल गधेरा, बलिया नाला गधेरा भीमताल हो गया, घटगाड़ हो गया, कालसा। इसकी क्या है, मुख्य अन्य सहायक नदियाँ हैं। याद रखना, गौला नदी ही नहीं, गौला नदी कहाँ से निकलती है, अन्य नाम क्या है। ठीक है, कहाँ से भाबर में प्रवेश करती है, अन्य सहायक नदियाँ हमने बताया कालसा, घटगाड़, भीमताल गधेरा, बलिया नाला। ठीक है, कम लंबी लेकिन प्रवाह तीव्र है, बहुत कम लंबी है, ये कम लंबी नदी है लेकिन इसका प्रवाह क्या है, तीव्र इसका प्रवाह है। ठीक है, आइए जानते हैं, ये आपका गौला नदी है। ठीक है, डायग्राम से जान लेते हैं, ये गौला नदी है, गौला नदी पे जमरानी बांध स्थित है। ठीक है, काठगोदाम में जमरानी बांध है। ठीक है, हल्द्वानी भी गौला नदी के किनारे हैं। तो अब इसमें कालसा हो गया, घटगाड़ हो गया, भीमताल गधेरा और बलिया नदी इसकी क्या है, अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दाबका नदी। ठीक है, आइए जानते हैं दाबका नदी के बारे में। उद्गम कहाँ से, गागर श्रेणियों से भूरा पाताल चोटी 2474 मीटर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए अपने साथ पूर्व की ओर कहाँ, घोड़खेत नदी में जल संग्रहित करती है और रानीकोट नामक स्थान में भाबर क्षेत्र में क्या करती है, दाबका नदी प्रवेश करती है। देहोहा नदी की बात करें तो गौला नदी के पूर्व व उसके समानांतर बहने वाली यह नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर में बहते हुए राज्य से बाहर प्रवेश करती है। कौन सी, देओहा नदी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए नंदौर नदी, नैनीताल के चोरगलिया के पास देओहो नदी से निकलकर यह नदी नानक सागर, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर बॉर्डर पर स्थित में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। नंदौर क्या है भी आपका बताओ मुझे। मैंने नंदौर अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। 2012 में स्थापना हुई थी नंदौर। बताना क्या है नंदौर, फटाफट आप मुझे बताना। मैंने आपको बताया था जो यहाँ के क्या थे, जो उत्तराखंड के नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके बारे में बताया, वहाँ भी मैंने नंदौर के बारे में जिक्र किया होगा, तो नंदौर नदी भी है, बताना। ठीक है, वहीं नंदौर के पूर्व में दो और छोटी छोटी नदियाँ नानक सागर में मिल जाती है। सर अब नेक्स्ट है आपके लिए बौर नदी की बात करूँ तो शिवालिक के गागर पर्वतमाला के दक्षिण धार पर कहाँ से, धुगुआ की गली 2350 मीटर से निकलती है, जहाँ से काला पानी नदी कहा जाता है। जहाँ से निकलती है ना दुधुआ की गली या दुघुआ की गली, ठीक है, वहाँ से काला पानी नदी के नाम से जाना जाता है बौर नदी को। ठीक है, कोटाबाग के मैदानी क्षेत्र में नाथनगर के समीप पर्वतपात प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करूं तो लुवंता तथा तिलौर गधेरा किसकी सहायक नदी है, आपने बोला सर बौर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपके लिए आज का अंतिम है। ठीक है, जो हमने क्या पढ़ा, गंगा प्रवाह प्रणाली पढ़ा, नयार प्रवाह प्रणाली पढ़ा, उसमें अंतिम आपका निहाल नदी है। ठीक है, शिवालिक पर्वत क्षेत्र से गिवानी खेत के पश्चिमी ढाल से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी दिशा का क्या करती है, अनुसरण करती है। सर किसका अनुसरण करती है, आपने बोला दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्या करती है, अनुसरण करती है। कौन सी, निहाल नदी। ठीक है, पर्वत शिवालिक पर्वत क्षेत्र से उद्गम होता है। और देखो आगे धालपा नामक स्थान पर पर्वतीय मार्ग छोड़कर भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है। आपसे पूछेगा कि निहाल नदी किस क्षेत्र से कहाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी या भाबर क्षेत्र में प्रवेश करती है, आपने बोला धापला नामक स्थान पे। ठीक है, तो हमने क्या गंगा या नयार उप प्रवाह प्रणाली चर्चा परिचर्चा कर लिया। हमने क्या 3 कंप्लीट कर लिया, हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए। कितने, 3 भाग कंप्लीट कर लिए। पहला भाग हमने यमुना टोन्स, दूसरा हमने भागीरथी अलकनंदा और तीसरा हमने क्या गंगा या नयार प्रवाह प्रणाली चर्चा परिचर्चा कर लिए। अब आपका अंतिम भाग चौथा आएगा जिसमें हम काली प्रवाह या शारदा तंत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपका उत्तराखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 4 भागों में कंप्लीट हो जाएगा। 2 भाग हमारे हो गए हैं। ठीक है, तीसरा भाग हमने आज कर लिया है, चौथा भाग
कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें हम काली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आपको पता है सबसे पूर्वी नदी तंत्र है पिथौरागढ़, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, उस एरिया से ये क्या करता है, अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है, लिपुलेख भी इसमें शामिल है, जैक्सर श्रेणी इसमें शामिल है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। सरयू हो गया, गोमती हो गया। ठीक है, और क्या गोरी गंगा हो गया, गोसीगाड़ हो गया, पूर्वी रामगंगा हो गया, सरयू नदी हो गया, गजार, लदिया। ठीक है, ये सब जौल जीव में कौन सी नदी इसके साथ क्या काली नदी के साथ संगम करती है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी जुड़ सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल को पसंद आए तो क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो समय पर वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड का ज्योग्राफी के बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही है। लोअर पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ अपर पीसीएस हो गया। उत्तराखंड के यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी परीक्षाएं आपके लिए संभावित परीक्षाएं होंगी, उन सभी में 2 या 3 नंबर का ये बिल्कुल सीरीज होगा, 4 भागों में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसी से ही संबंधित जो क्या है, जो प्रमुख नदियों में क्या है विद्युत जल योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। एक सीरीज के माध्यम से, हम एक इंडेक्स सीरीज के माध्यम से चर्चा परिचर्चा करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।